हेलो एवरीवन। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा न्यूज़ में ये रिपोर्ट आई थी कि काफ़ी सारे इंडियंस इंडिया छोड़कर दूसरी कंट्रीज़ में सेटल हो रहे हैं, फिर वहाँ की सिटीज़नशिप ले रहे हैं और इस वजह से उनको इंडिया की सिटीज़नशिप छोड़नी पड़ती है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि वो दोनों कंट्रीज़ की सिटीज़नशिप नहीं ले सकते, या फिर ये डुअल सिटीज़नशिप क्या होता है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, और ये ओवरसीज़ सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया का क्या कंसेप्ट है जो इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो देखिए, अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट बार बार आई थी कि काफ़ी सारे इंडियन सिटीजन्स इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ के दूसरी कंट्रीज़ की सिटीजनशिप ले रहे हैं, और कोरोना के बाद तो ये ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक इंडिविजुअल एक ही टाइम पर इंडिया का भी सिटीज़न हो और सेम टाइम पर वो किसी दूसरी कंट्री की भी सिटीजनशिप ले ले? तो देखिए, सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि सिटीजनशिप क्या होती है। तो देखिए, सिटीजनशिप को अगर अपन सिंपल वर्ड्स में बोलें तो सिटीजनशिप का मतलब होता है एक इंडिविजुअल एक कंट्री में रह रहा है और उसने अपनी एलिजेंस उस कंट्री को दे दी है, और बदले में उसे कुछ लीगल राइट्स मिलते हैं, लीगल स्टेटस मिलते हैं, जो स्टेटस सिर्फ और सिर्फ उस कंट्री के सिटीज़न होने पर ही आपको दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें से कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही अवेलेबल है, वो किसी फॉरेनर को अवेलेबल नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिटीजन्स होने के क्या फ़ायदे हैं। अब अपन ये देखते हैं कि डुअल सिटीजनशिप क्या होती है। तो देखिए, डुअल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल एक ही टाइम पर दो या दो से ज़्यादा कंट्री का सिटीज़न हो, उसने उन कंट्रीज़ की सिटीजनशिप ले रखी हो। तो अब देखिए, डुअल सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में अलाउ है, और अगर अपन करंट में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 130 कंट्रीज़ हैं जो डुअल सिटीजनशिप अलाउ करती है। फॉर एग्जांपल, यूएसए, यूके, ब्राज़ील, पोर्चुगल, ये ऐसी कंट्रीज़ है जो डुअल सिटीजनशिप अलाउ करती है। अब डुअल सिटीजनशिप लेने के क्या फ़ायदे हैं? देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा जो है डुअल सिटीजनशिप लेने का कि आपको उन दोनों या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ का पासपोर्ट मिल जाता है। इस वजह से आप फ्री ऑफ वीज़ा, मतलब बिना किसी वीज़ा के उन कंट्रीज़ में ट्रेवल कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि आज के टाइम पर ट्रैवल करने के लिए वीज़ा लेना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके पास पासपोर्ट है उन कंट्रीज़ का तो आप बिना किसी टेंशन के उस कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। इसका एक और बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके पास किसी ऐसी कंट्री का पासपोर्ट है जो बहुत ही पावरफुल है, उस केसेस में आप काफ़ी सारी कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा भी ट्रैवल कर सकते हैं। आपको वीज़ा उस कंट्री में जाने के बाद मिल जाएगा। अगर अपन करंट में बात करें तो जापान का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। आज के टाइम पर अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है तो आप दुनिया में 190 कंट्रीज़ का ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। वहीं अगर अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया के पासपोर्ट की रैंकिंग काफ़ी नीचे आती है, और आप सिर्फ 60 कंट्रीज़ का ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक से ज़्यादा कंट्रीज़ का पासपोर्ट लेने पे आपको क्या फ़ायदा होता है। इसके बाद कुछ और बेनिफिट्स होते हैं, जैसे आप उन कंट्रीज़ में काम कर सकते हो बिना वर्क परमिट के, जो आज के टाइम पर वर्क परमिट मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। उसके बाद आप उन कंट्रीज़ में अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, आप उनमें प्रॉपर्टीज़ भी होल्ड कर सकते हो। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं डुअल सिटीजनशिप लेने के। तो देखिए, अगर अपन बात करें इंडिया की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता है। अगर आपने इंडिया की सिटीजनशिप होते हुए किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो बाय डिफ़ॉल्ट कैंसिल हो जाएगी, मतलब आप बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया के सिटीज़न नहीं रहोगे। तो इंडिया के अंदर डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं है। लेकिन क्योंकि दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज़ में डुअल सिटीजनशिप अलाउ है तो इंडिया के अंदर भी इसकी डिमांड बढ़ने लगी, और फिर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आया कि वो भी कुछ ऐसा करे ताकि इंडियन सिटीजन्स को भी ये बेनिफिट मिल सके। तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 2005 में एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005। इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस की और वो थी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अब देखिए, ये ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि क्या है। तो अब मान लीजिए आप एक इंडियन सिटीजन है और आपने किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है, तो अपन अगर इसको देखें तो आप बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया के सिटीजन नहीं रहोगे। लेकिन ये अमेंडमेंट आने के बाद आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और ये कार्ड अगर आपको मिलता है तो आप एज अ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर हो जाते हो। लेकिन उसके लिए सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि आप जिस कंट्री में करंटली सिटीजनशिप होल्ड कर रहे हो वो कंट्री डुअल सिटीजनशिप अलाउ करें,
मतलब ऐसा ना हो कि वो कंट्री भी डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं कर रही है, तो उस केसेस में आपको ये कार्ड नहीं मिलेगा। अब देखिए अगला पॉइंट ये आता है कि आपको ये कार्ड मिलेगा कैसे, आपको क्या करना होगा। तो आप जिस भी फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं, अपन यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं पोर्चुगल का। फॉर एग्जाम्पल कोई इंडिविजुअल है जिसने इंडियन सिटीजनशिप को सरेंडर कर दिया है और पोर्चुगल की सिटीजनशिप ले ली है, तो ऐसे केसेस में वो जो पोर्चुगल में इंडियन एमबेसी है उसमें अप्लाई करेंगे फॉर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड के लिए। और फिर एक बार वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ और फीस पे करने के बाद वो अपना कुछ इंक्वायरी करेंगे और उसके बाद आपको एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड मिल जाएगा। और वो कार्ड मिलने के बाद आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अब वो बेनिफिट्स क्या हैं? तो देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आप विदाउट वीज़ा इंडिया में ट्रेवल कर सकते हैं। अगर अपन इसको नॉर्मल टर्म्स में देखें तो इस ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड से पहले आप विदाउट वीज़ा ट्रेवल नहीं कर सकते इंडिया में, चाहे आप पहले इंडियन सिटीजन हो, क्योंकि करंट में आप एक इंडियन सिटीजन नहीं हो, आप एक पोर्चुगल सिटीजन हो। तो ऐसे केसेस में आप इंडिया में विदाउट वीज़ा ट्रेवल नहीं कर सकते थे। लेकिन क्योंकि आपके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड है, इस वजह से आप इंडिया में विदाउट वीज़ा ट्रेवल कर सकते हो। तो देखिए इसका एक और बेनिफिट क्या है, इनहेरिटेंस का। इसका मतलब क्या है कि देखिए अगर आप पहले इंडियन सिटीजन थे तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, खानदानी प्रॉपर्टी इंडिया में हो। और क्योंकि आप इंडिया में पहले सिटीजन थे तो इसका मतलब पहले तो आपको प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट इनहेरिटेंस के थ्रू आपको मिल सकती थी। लेकिन अब क्योंकि आप इंडियन सिटीजन नहीं हो तो क्या वो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो देखिए क्योंकि आपके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड है तो आपको वो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिल सकती है, जो मुझे लगता है कि इसका काफ़ी बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद अगर अपन देखें इसके नेगेटिव पॉइंट्स के लिए, तो देखिए इसका पहला नेगेटिव पॉइंट तो ये है क्योंकि आप इंडिया के सिटीज़न नहीं हो, इस वजह से आपको किसी भी इलेक्शन में वोट नहीं डालने दिया जाएगा, आप इलेक्शंस में वोट नहीं डाल सकते। इसके बाद दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, मतलब आप गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। आप प्राइवेट कंपनी में काम कर सकते हो लेकिन आप किसी पब्लिक जो ऑफिस है उसको होल्ड नहीं कर सकते। इसका अगला नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप किसी भी इलेक्शन में एज ए कैंडिडेट नहीं लड़ सकते, क्योंकि देखिए आप जब इंडिया के सिटीज़न है ही नहीं तो आप यहाँ पे इलेक्शन भी फाइट नहीं कर सकते। तो इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया होने पर आपको फेस करने पड़ेंगे। बट मुझे लगता है कि डुअल सिटीजनशिप ना होने से तो बेटर है कि आपके पास ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया का कार्ड अवेलेबल हो, जिससे कि आप वो बेनिफिट्स भी उठा सके। हालांकि आपको सारे बेनिफिट नहीं मिलेंगे लेकिन समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग।